नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, सीटेट, यूपीटेट ऑल एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। मित्रों, पहली बात, जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद कोई पश्चाताप न करें। क्योंकि ये जो भी जितने ये प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वो किसी एक बुक से नहीं है मित्रों। सारे जितने भी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट जो रीट में है, यूपीटेट सीटेट के लिए, उनमें आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों का मैटर रख रहा हूँ मित्रों। यानी कि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप खुद देख लेना। और आज का जो ये वीडियो, इसमें 15 प्रश्न है, उसमें से 15 में से 12 सही करके बता देना आप, ठीक है, मैं मान लूँगा। चलते हैं मित्रों अब पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। कितना अच्छा प्रश्न है, यानी कि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने वाले। कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं और वहीं आप गलत करोगे। पहला है, 4 विकल्प देखिए, वो भी बहुत अच्छे विकल्प है। भाषा वाचिक या उच्चरित है, भाषा वैयक्तिक होती है, भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है, भाषा अस्थायी व परिवर्तनशील होती है। आज मैंने बहुत मेहनत करके ये 15 प्रश्न बनाए हैं मित्रों। अब देखिए, कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। भाषा वाचिक या उच्चरित है, तो मित्रों आपको बता दूं ये विशेषता भाषा की है। भाषा क्या होती है, देखिए, माना गया है, एक फैक्ट है, माना गया ऐसा हिंदी शिक्षण विधियों में कि भाषा का मूल आधार क्या है, ध्वनि। मित्रों, भाषा का मूल आधार ध्वनि माना गया है। ध्वनि यानी देखिए, एक हुआ था पंडित भोलानाथ तिवारी, ठीक है, उन्होंने हिंदी में परिभाषा दी है भाषा की कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मुख से निःशर्त ध्वनियों का समूह है जिनका अध्ययन व विश्लेषण किया जा सके। यानी कि मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ पे लिखा है, जाहिर सी बात है, भाषा वाचिक या उच्चरित है। कहने का मतलब भाषा मौखिक है ना, लिखित को यहाँ पे भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये विशेषता होती है, बिल्कुल सही विशेषता, ठीक है। दूसरा है, भाषा वैयक्तिक होती है। तो मित्रों आपको बता दूं, ये कथन है वो आपके गलत है और ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा किसी व्यक्ति विशेष ने निर्माण नहीं किया है भाषा का। हाँ, भाषा वैयक्तिक नहीं होती, भाषा होती है समाज द्वारा प्रदत्त, है ना, समाज द्वारा प्रदत्त होती है। समाज यानी कि एक समूह द्वारा होती है, ठीक है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से होती है, ठीक है। भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सापेक्ष, समाज सापेक्ष यानी कि हमें समाज द्वारा मिलती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मित्रों भाषा अनुकरणीय है ना, जन्मजात भाषा नहीं होती है। केवल एक ही भाषाविद हुआ जिसका नाम है मित्रों चोम्स्की, नोआम चोम्स्की, एक ही भाषाविद हुआ जिसने कहा कि भाषा जन्मजात होती है। बाकी सभी मनोवैज्ञानिकों ने यही माना है कि भाषा जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है, ठीक है। ये विशेषता है। अगले चौथी भी विशेषता है कि भाषा अस्थायी व परिवर्तनशील होती है, सही। भाषा कभी स्थायी नहीं रहती, भाषा एक सी नहीं रहती, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। और ऐसे प्रश्न आएंगे, डायरेक्टली पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, और इन प्रश्नों को देखने का एक फ़ायदा ये है कि आपने जो नहीं पढ़ा वो भी आपको नवीन ज्ञान अर्जित हो रहा है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता कौन सी नहीं है। व्याकरण अनुवाद विधि आपने पढ़ी है हिंदी शिक्षण में, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। वापिस एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया मित्रों, वापिस यही पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है। तो देखिए बताइए कौन सी विशेषता नहीं है। 2 भाषाओं के मध्य अनुवाद प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है, ये विशेषता है मित्रों। इसमें एक तो मातृभाषा और दूसरी मातृभाषा, देखिए मातृभाषा किसमें प्रयोग होता है ना, एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक तो मातृभाषा विधि होती है और दूसरी जो सिखाने वाली जो लक्ष्य भाषा है, उन दोनों भाषाओं के मध्य अनुवाद होता है, तुलना होती है ना। तो ये तो क्या विशेषता है। पहले द्वितीय भाषा का व्याकरण पढ़ाया जाता है मित्रों, ये भी इसकी विशेषता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें पहले जो द्वितीय भाषा, जो सिखाने वाली भाषा, उसका व्याकरण पढ़ाया जाता है, बाद में मातृभाषा पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। इस विधि का विरोध जॉन बेस्डो ने किया, बिल्कुल सही है मित्रों। व्याकरण अनुवाद विधि का विरोध है वो जॉन बेस्डो ने किया था। कब? 18वीं सदी में, याद रखना। 18वीं सदी में मित्रों जॉन बेस्डो
इन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि का विरोध किया। क्यों किया? तो इन्होंने ये कहते हुए कहा था कि व्याकरण अनुवाद विधि में मुख्यतः बोलने लिखने पर जोर दिया जाता है, जो कि गलत है। ये विरोध किया था इन्होंने ना, बोलने लिखने पर मुख्यतः जोर दिया जाता है, अनुवाद पे जोर दिया जाता है, तो गलत है। इन्होंने कहा कि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ये सही है। लेकिन चौथा है कि यह विधि केवल हिंदी शिक्षण के लिए ही उपयुक्त है। ये इसकी विशेषता नहीं है। हिंदी शिक्षण के अलावा संस्कृत शिक्षण में भी व्याकरण अनुवाद विधि आपको पता है चलती है ना। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर, बहुत अच्छा प्रश्न है एक और। एक उत्तम शिक्षण विधि हमेशा होती है। उत्तम शिक्षण विधि की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। एक उत्तम शिक्षण विधि हमेशा क्या होती है मित्रों, बताइए। गतिशील, स्थिर, उपयुक्त दोनों या सामूहिक? तो देखिए मित्रों आपको बता दूं, एक उत्तम शिक्षण विधि हमेशा गतिशील होती है। कि देखिए शिक्षण विधि कभी भी स्थायी नहीं रहती। गतिशील या जिसे कहूँ मित्रों अस्थायी होती है, यानी कि जिसे कहूँ मैं परिवर्तनशील होती है, एक ही चीज़ है। अब आपको पता है किसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर लिया, कुछ बालकों के समझ में नहीं आए तो क्या करेगा, दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा, यानी उसमें गतिशील हो गई, एक नहीं रहेगी वो, ठीक है। वो शिक्षण विधि स्थिर नहीं रहेगी, तो उपयुक्त दोनों का विकल्प बैठ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर लोग उपयुक्त दोनों को चुनते हैं कि ए वे दोनों है ना, वो गलत है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न मैं आज मेहनत करके बनाया हूँ, ठीक है। सामूहिक, ये कुछ नया है, तो इसका भी बता दूं, उत्तम शिक्षण विधि कभी भी सामूहिक नहीं होगी। अगर पूछ लिया कि उत्तम शिक्षण विधि सामूहिक होती है तो गलत है मित्रों, उत्तम शिक्षण विधि कभी भी सामूहिक नहीं होती। उत्तम शिक्षण विधि पूर्णतः वैयक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित होती है मित्रों, है ना। कि इस बालक ने नहीं सीखा तो उसके लिए अलग उत्तम शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि समूह में एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कि मॉरिसन ने इकाई विधि के कितने पद बताए? लीजिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है मित्रों। मॉरिसन ने इकाई विधि का प्रतिपादन किया था। इकाई विधि वह है जिसमें छात्रों के समक्ष किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि उसके मतलब टुकड़े किए जाए, उसकी इकाइयों में से विभाजित किया जाए, ताकि छात्र के लिए वो बोधगम्य हो, आसानी से समझने वाली हो, ठीक है। तो पहली बात मॉरिसन ने इकाई विधि का प्रतिपादन किया। दूसरी बात है कितने पद बताए, 5, 2, 6 या 4? तो मित्रों बात करता हूं मैं इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 पद बताए थे। कौन कौन से 5 पद? तो देखिए बात करते हैं मित्रों 5 पदों की। पहला पद है मित्रों पूर्व ज्ञान, पहला पद पूर्व ज्ञान। दूसरा पद कौन सा? जो हर्बर्ट पंच जो पदीय विधि है उसमें कौन सा दूसरा पद है? प्रस्तुतिकरण। वहीं इसमें दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, इसके सोपान पूछे, पद पूछे, एक चीज, ठीक है। 5 पद इसमें, पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। तीसरा है मित्रों आत्मीकरण। आत्मीकरण या आत्मसातीकरण एक ही है। चौथा है इसमें मित्रों कौन सा? संगठन या संगठित। और पांचवा है मित्रों इसमें अभिव्यक्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आ गया तो फिर सब कुछ गोल होएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 है। अब देखिए पांचों को थोड़ा समझा देता हूं मित्रों। सबसे पहला कौन सा है मित्रों? पूर्व ज्ञान। यानी कि एक शिक्षक को छात्र का पूर्व ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। छात्र को पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है वो शिक्षक को होना जरूरी है, तो इसमें पूर्व ज्ञान जानेगा। दूसरा, फिर पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करवाएगा शिक्षक, तो वो हो गया प्रस्तुतिकरण। तीसरा है आत्मीकरण या आत्मसातीकरण, यानी ग्रहण करना, उस अर्जित ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया ये होती है, ठीक है। चौथा है संगठन और पांचवा अभिव्यक्ति। संगठन में क्या होता है? संगठन में होता है कि जो भी यहाँ पे आत्मसातकरण किया है, जो भी ग्रहण किया है, उस चीज को तार्किक और बोधगम्य रूप में लिखना, ये होता है संगठन। ये तो लिखित में हो गया लिखना संगठन, है ना। और पांचवा अभिव्यक्ति, ये हो जाएगा मौखिक।
यानी जो भी आपने सीखा, आत्मीकरण किया, उसका बार बार दोहरान कीजिए, ये होता है इसका सोपान अभिव्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न संख्या 4, जहां पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, समवाय विधि का मुख्य दोष है। अच्छा प्रश्न है, समवाय विधि पढ़ी होगी, उसका मुख्य दोष क्या है? शिक्षा देने का माध्यम लंबी समवाय होता है, बिल्कुल सही बात है, ये इसका गुण है। शिक्षा देने का माध्यम लंबी समवाय। लंबी समवाय चीज़ क्या है, और ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में। लंबी समवाय होता क्या है, यानी कि सहेलियों के साथ में ही व्याकरण पढ़ाना, अलग से नहीं पढ़ाना, यही तो समवाय विधि है। व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती, बिल्कुल ये इसके गुण है। पहला भी गुण है, दूसरा भी गुण है, अलग से नहीं दी जाती है ना। चौथा हटा दो। तीसरा है कि गद्य के साथ व्याकरण पढ़ाया जाता, सही है, लेकिन इससे मूल उद्देश्य से विचलित हो जाता है, बिल्कुल ये इसी का क्या है मित्रों, मुख्य दोष हो जाएगा। भाई आपको पता है इसमें गद्य के साथ ही व्याकरण पढ़ाया जाता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? समवाय विधि का मतलब व्याकरण पढ़ाना, लेकिन इसमें तो गद्य के साथ पढ़ाया जाता, तो मूल उद्देश्य से विचलित होगा, ये इसका मुख्य दोष है मित्रों। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जहां विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6, प्ले वे सजेशंस पुस्तक किसने लिखी? आप सभी को पता है कि प्ले वे पुस्तक अगर पूछते तब तो आप हेनरी कोल्डवेल कुक बताते, जो खेल विधि के जनक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्ले वे सजेशंस पुस्तक, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा WM रायबर्न। WM रायबर्न ने प्ले वे सजेशंस पुस्तक लिखी। ये वही रायबर्न है जिन्होंने कहा कि व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करें। WM रायबर्न ने इस प्ले वे सजेशंस पुस्तक में क्या बताया? इन्होंने भाषा संबंधी की भाषा को सिखाने के लिए खेल के क्या तरीके होना चाहिए, खेल संबंधी सुझाव इन्होंने दिए हैं। भोलानाथ तिवारी की बात कहूँ तो इनकी एक परिभाषा आ रही है, जो अभी इस वीडियो में पहले ही बताई थी कुछ देर पहले। इन्होंने कहा कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मुख से निःसृत ध्वनियों का वह समूह है जिसका विश्लेषण अध्ययन किया जा सके, यह भोलानाथ तिवारी ने बताई। श्रीमती एस के कोचर कौन थी? श्रीमती एस के कोचर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है मेथड्स एंड टेक्निक्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ये श्रीमती एस के कोचर की पुस्तक है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 अभिकर्मित अनुदेशन है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है मित्रों? पढ़ा होगा अभिकर्मित अनुदेशन। इसके जनक कौन है? इसके जनक माने जाते हैं BF स्किनर। ठीक है, और इसके 3 प्रकार है, उसमें पहले जो प्रकार है रेखीय या बाहरी, उसका भी BF स्किनर माना जाता है। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है? कक्षा कक्ष केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है इसमें। ठीक है, विषय केंद्रित नहीं है, यह है स्व अधिगम, यानी कि अभिकर्मित अनुदेशन में बालक अपनी ही गति से सीखता है। पहले स्टेप को उसने मतलब खुद ही करता है, पहले स्टेप को जब उसने कर लिया तभी वह क्या करेगा? दूसरे में प्रवेश करेगा, वरना इसी को करता रहेगा बार बार, यानी खुद ही करके सीखता है, स्व अधिगम। ठीक है, अभिकर्मित अनुदेशन की एक और बात करूं, जो अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। तो अधिगम अनुदेशन से किसका विकास होता है आपको बता दूं, एक तो ज्ञानात्मक का होगा प्लस एक क्रियात्मक होगा। याद रखना इसमें भावात्मक का विकास नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि भावात्मक का जो पक्ष है अभिकर्मित अनुदेशन में, उसका जो विकास अगर होगा तो वो शिक्षक के वाचन के साथ होगा। प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ विकल्प 4 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। मौन वाचन की गति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। आपने देखा होगा अक्सर, और ऐसा होगा एग्जाम में उपयुक्त सभी वाले काफ़ी प्रश्न आते हैं ना। आज मैंने 2-3 प्रश्न बनाए हैं उपयुक्त सभी वाले, है ना। तो देखिए मित्रों, बाद की बताऊंगा क्या होता है। प्रश्न संख्या 8 है, मौन वाचन की गति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय। अच्छा प्रश्न है। मौन वाचन मन ही मन में बिना होठ हिलाए लिखित पाठ्य वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, तो इसका सर्वोत्तम उपाय क्या? अधिक समय अध्ययन करना नहीं। अधिक समय अध्ययन करने से मौन वाचन की गति नहीं बढ़ेगी। पढ़ने में मन लगाएगा तो केवल मौन वाचन गति बढ़ेगी, गलत है। तो यहाँ उपयुक्त सभी नहीं होगा, आप उपयुक्त सभी करोगे, उपयुक्त सभी बिल्कुल गलत है, सीधी सी बात है। अर्थ ग्रहण में त्वरितता, अर्थ ग्राह्यता में त्वरितता। जितना जल्दी, देखिए मौन वाचन किससे किया जाता है? एक तो मित्रों नेत्र से, और एक किया जाता है मस्तिष्क से। तो नेत्र से फटाफट देखते जाओ, मस्तिष्क में जल्दी जल्दी ग्रहण करते जाओ। जितना अधिक ग्रहण करोगे उतनी अधिक उसकी गति बढ़ेगी, उतना अधिक और आप
नेत्रों से देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 में मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 मोस्ट है, बार बार आ रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता होता है। एक प्रश्न जरूर आएगा क्रियात्मक अनुसंधान का, है ना। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता कौन होता है? इसके प्रवर्तक आपको पता है कौन है? स्टीफन एम कोरे, एस एम कोरे। मुख्य चीज़ क्या है? विद्यालय तक ही सीमित रहेगा। बार बार ये मैंने प्रश्न लाया हूँ, बार बार बताया हूँ, विद्यालय तक ही सीमित रहेगा। तो विद्यालय तक ही सीमित, विद्यालय की ही समस्याओं पर लागू, और विद्यालय के लोग ही इसमें कार्य करेंगे। इसमें शोधकर्ता कौन होगा? प्रसिद्ध वैज्ञानिक? नहीं। कोई भी सामाजिक व्यक्ति? ये भी नहीं होगा। तो ये उपयुक्त सभी हटा दो। आगे ना वापस एक और उपयुक्त सभी का प्रश्न। हर किसी प्रश्न में उपयुक्त सभी नहीं हो सकता मित्रों, है ना। विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, है ना, लिपिक वगैरह, यही विद्यालय के कर्मचारी हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता या परीक्षणकर्ता होते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 9 में विकल्प 1 सही है, न कि विकल्प 4। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कि किसी भी पाठ्य पुस्तक को आप भाव के साथ में पढ़ रहे हो, ये क्या? ये पठन का एकमात्र आदर्श रूप है? नहीं। एकमात्र आदर्श गुण है क्या? नहीं है, और भी गुण है। पठन की पहली व अनिवार्य शर्त है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। और केवल कविता पर लागू होता है। कहने का मतलब आप कविताओं पढ़ते हो तो उसका ही भाव ग्रहण करते हो क्या? क्या आप गद्य को पढ़ते हो तो अर्थ के साथ नहीं पढ़ते हो? तो ये गलत है। इसके बजाय तो आप कविता को जो शेषवाचन करते हो उसमें तो अर्थ का पता ही नहीं चलता। मुख्य चीज़ है कि पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन कर रहे हो, इसका मतलब है आप उस चीज़ के अर्थ को समझने में मदद हो रही है आपके, आप उस चीज़ के अर्थ को समझ रहे हो मित्रों। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जहां विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11वें में, बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा प्रश्न करेगा? एक और अच्छा प्रश्न है, सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया है। बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन कौन सा प्रश्न करेगा? आपको पता है कि भाषा की क्षमता कब होगी? जब आप भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लोगे, पूर्ण रूप से उसकी अभिव्यक्ति करोगे, उसका अच्छे से अच्छे प्रयोग करोगे, तो उस प्रकार उसका सही आकलन हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो भाषा क्षमता का सही आकलन करना है मित्रों। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि कुछ फल वगैरह उसके नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो नाम आने से केवल नाम बता दिया सीधा, ये तो रटना पे हो गया, तो सही आकलन भाषा क्षमता नहीं होगा। आजकल आम का दाम कितना? तो फिक्स है, या तो कोई 40 रुपये होगा, 50 होगा, जितना भी होगा। यहाँ पर भी फिक्स है, गलत हो जाएगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो वो भी किसी फल का नाम बता देगी, तो ये भाषा क्षमता का सही आकलन नहीं है। सही आकलन है मित्रों भाषा क्षमता का, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, पहले तो ये, और क्यों लोगे। तो इससे क्या होगा? इससे सोचने की क्षमता होगी कि जैसे 40 रुपये लेना है मित्रों, तो क्यों लोगे, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे भाषा क्षमता का सही आकलन है। सोचने की क्षमता, सृजनात्मक जो शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, वो विकसित हो रही है मित्रों। तो यहाँ पे विकल्प 3 सही हो जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर बहुत मेहनत से प्रश्न बनाए गए हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 12वां है, निगमन विधि के कितने रूप है? मित्रों निगमन विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है, दोषपूर्ण विधि है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, और परंपरागत विधि है, और 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, दोषपूर्ण पद्धति है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है, ये निगमन विधि। इसके मुख्य रूप से कितने रूप हैं? 2 रूप है, 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 2। 2 रूप माने जाते हैं निगमन विधि के। ठीक है, एक तो होता है सूत्र विधि, जिसमें केवल पुस्तक के जो सूत्र है वो रटवाए जाते हैं। दूसरी है पाठ्य पुस्तक विधि। ये दोनों की दोनों क्या है? दोषपूर्ण विधियां हैं इसकी। निगमन विधि दोषपूर्ण है तो ये भी दोषपूर्ण है। सूत्रगत तो कह रहे हैं कि सूत्र ही रटवाए जाते हैं, भाषा का कोई ज्ञान ही नहीं दिया जाता। पाठ्य पुस्तक में भी यही कह रहे हैं कि भाषा व प्रयोग व अभ्यास हो ही नहीं पाता, पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें आ रही है वो रटवा जाती है ना। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 12वां है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां, निम्न में से कौन सी एक पठन की विधि नहीं है? पठन की विधि नहीं है, पढ़ने की विधि, पठन कौशल की विधि कौन से नहीं है? ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि पठन से संबंधित है।
सम्मान, एक ही सम्मान ध्वनि के शब्द इसमें सिखाए जाते हैं, जैसे बाल, जाल, काल, है ना। इसी प्रकार रेल, बेल, जेल, है ना। चाचा, नाना, दादा, सम्मान ध्वनि वाले शब्द सिखाए जाते हैं, पठन की विधि है। देखो और कहो विधि, अक्षर की बजाय शब्द के स्वरूप की पहचान की जाती है। मुख्य रूप से मोस्टली पर्सन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो और कहो विधि में मुख्यतः ज्ञान करवाया जाता है, वर्ण का, शब्द का, वाक्य का या उपयुक्त सभी का, शब्द का करना। इसमें अक्षर नहीं, देखो और कहो विधि श्यामपट पर शिक्षक शब्द को लिखता है और बालक उसको देख कर कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समवेत पाठ विधि, ये भी पठन की विधि है। समवेत यानी समूह में पढ़वाया जाता है। पहले शिक्षक किसी भी पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण रीति से वाचन करता है, पढ़ता है, फिर समूह में सभी बालकों से उसकी आवृत्ति करवाता है, वो समवेत पाठ विधि, ये भी पठन की विधि है। लेकिन अनुकरण विधि, ये अभी जो पिछला सीटेट, लास्ट सीटेट हुआ था, उसमें लेवल 2 में शायद ये प्रश्न आया था, लेवल 2 या 1 में पक्का प्रश्न आया, अनुकरण विधि किससे संबंधित है, तो अनुकरण विधि लेखन से संबंधित है। लेखन में अनुकरण विधि है, और लेखन में आपको बता दूं मैं, अनुकरण विधियां 3 प्रकार की होती है, एक उच्चारण अनुकरण, दूसरी लिखित अनुकरण, और तीसरी रचना अनुकरण, ना। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 13वें में। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, मौन वाचन के लिए कितनी विधियां प्रयुक्त की जाती है। लेगी देखिए प्रश्न आप खुद देखिए, 15 के 15 प्रश्न देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न आ रहा है। मौन वाचन के लिए कितनी विधियां प्रयुक्त की जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बहुत ही कम लोगों को ये प्रश्न का उत्तर मालूम है। 1 2 3 4 मित्रों, मौन वाचन के लिए केवल एक ही विधि प्रयुक्त होती है, और उसका नाम है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि खुद ही अध्ययन कर लो, बस वो मौन वाचन की एक ही विधि है। मौन वाचन किसका किया जाता है, भाषा का, यानी मौन वाचन करते समय इन पे ध्यान दिया जाता है, भाषा, व्याकरण, साहित्य की शैलियों पर, इसके अलावा मुख्य जो भाव है उस पे, ठीक है। विधि 1 और इन पर ध्यान दिया जाता है। शेषोर वाचन की बात करें, उसमें अनेक विधियां रहेगी, ठीक है, और ध्यान पे किन पे दिया जाएगा, लय, बलागात, यति, गति, स्वर, इन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है, अच्छी व्याख्या है, बिल्कुल आप ना, महत्वपूर्ण है, ध्यान देना जरूर। प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। अच्छा प्रश्न है, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया एक बार, ठीक है। पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए, ये देखिए फैक्टली क्वेश्चन है मित्रों, तो एक मजेदार प्रश्न ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आज बहुत ही कठिन है। पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए, आपको पता है पंडित में जैसे विद्वता का गुण, चातुर्यता का गुण, ये रहते हैं। तो ये देखिए चित्रकला शिक्षक में नहीं होते हैं, ना विज्ञान शिक्षक में होते हैं, ना अंग्रेजी शिक्षक में, हिंदी शिक्षक में ही होंगे, ठीक है। तो मित्रों, जो प्रश्न संख्या आपके 15वां है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। मित्रों, ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 12 प्लस जिसने कर दिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्रों, क्योंकि उससे पता चलेगा मेरे को ना किसकी आज तक इतने, मैंने बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए हैं शुरू से, तो 12 प्लस किसके हैं, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है मित्रों, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा अगर जिसके इन 15 प्रश्नों में से 12 प्लस है, ठीक है। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए मित्रों कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद हो सके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।